हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में। हम क्लास 12 बायो पढ़ रहे हैं, बायो का एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका ये पार्ट है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। एवोल्यूशन चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं, तो जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं जो बच्चे, वो उस पुराने वीडियोज़ को देखिए, तब ये एवोल्यूशन आपको ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे लेमार्क की थ्योरी के बारे में। लेमार्क कौन थे? ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, लेमार्क एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? इन्होंने बोला था कि जैसे कि जो जिराफ है, ठीक है, यहां पर आप जिराफ देख सकते हो, ये जिराफ इस फूड को खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जिराफ इस फूड को खाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे ग्रास थी, जमीन पे ग्रास थी, लेकिन जमीन पे ग्रास किसी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, तो उसका जमीन पे जो फूड था वो खत्म हो गया। तो अब ये जिराफ इस ऊपर वाले फूड को खाने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे अपनी नेक को लंबा करेगा। इस फूड को खाने के लिए ये अपनी नेक को ऊंचा करने की कोशिश करेगा ताकि इस फूड तक पहुंच पाए। तो लेमार्क ने कहा था धीमे धीमे ये जैसे जैसे अपनी गर्दन लंबी करती जाएगा, ठीक है, ये जिराफ गर्दन लंबी करेगा, तो ये इस फूड के सोर्स तक पहुंच जाएगा विद टाइम, क्योंकि ये अपनी इस गर्दन की मसल को यूज कर रहा है। क्योंकि गर्दन की मसल को यूज कर रहा है तो ये विद टाइम ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और जैसे ये डेवलप होगी तो ये इसकी गर्दन डेवलप हो जाएगी और ये इस फूड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये लेमार्क का कहना था। अब यहां तक तो पॉइंट ठीक है कि जिस चीज को आप ज्यादा यूज कर रहे हो वो चीज ज्यादा डेवलप होती है, लेकिन लेमार्क की थ्योरी में एक गलती थी। वो गलती क्या थी? लेमार्क ने बोला कि मान लो जैसे कि ये यहां तक इस जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा कर करके यहां तक पहुंचा लिया। ठीक है, अब इसने बोला कि ये जो उसके बच्चे भी होंगे, ठीक है, इस जिराफ के, उसकी भी गर्दन लंबी होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जिराफ जो है ओरिजिनली इसके ये जो इसने अपनी गर्दन को लंबा किया है, इससे इसके जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आए। जीन्स के लेवल पे नो चेंजेस है। ठीक है, तो जीन्स के लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है, और जब तक जीन्स के लेवल पे कोई चेंजेस नहीं होते वो आगे पास ऑन नहीं होते। ठीक है, लेकिन लेमार्क तो कहते थे कि आगे पास ऑन होते हैं। तो यहीं पे इनकी जो थ्योरी है ना वो गलत प्रूव हो गई, क्योंकि ये जो गर्दन लंबी हुई है ये क्या है? ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनहेरिटेड नहीं है। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो आप अपनी लाइफ में एक्वायर करते हो, आपके जीन्स में नहीं है। क्योंकि ये जीन्स में नहीं है, ये इस जिराफ ने अपनी लाइफ में, अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया, गर्दन ऊंचा कर करके। ठीक है, एज पर लेमार्क इसने अपनी गर्दन ऊंची करता रहा, तो इसने पैदा तो ये छोटा ही हुआ था, छोटी गर्दन लेके हुआ था, लेकिन अपने लाइफ टाइम में इसने गर्दन को ऊंचा किया, कर करके इसकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो उसने भी लाइफ टाइम में डेवलप किया। ये इसके जीन्स में नहीं था, ये पैदा नहीं हुआ था गर्दन लंबी लेके। ठीक है, तो लेमार्क कहते थे कि अब इसके जो बच्चे होंगे लंबी गर्दन वाले जिराफ के, जब जिराफ की गर्दन लंबी हो गई तो वो भी लंबी गर्दन लेके पैदा होंगे। लेकिन यहाँ गलती हो गई, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कभी भी आगे इनहेरिट नहीं होते, बच्चों में पास ऑन नहीं होते एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक आगे बच्चों में पास ऑन होते हैं जिसमें जीन्स के लेवल पे चेंज आता है, और लेमार्क की थ्योरी में जीन्स के लेवल पे कोई चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, थोड़ा देखो, लेमार्क की थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जैसे हमें समझ में आया। ठीक है, कि जिराफ गर्दन लंबी करता करता जा रहा है और इसकी गर्दन यहाँ लंबी हो गई, और उसके बच्चे भी अब जो होंगे लंबी गर्दन लेके पैदा होंगे। लेकिन ये गलत है थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जीन्स के लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो जब तक जीन्स के लेवल पे चेंजेस नहीं आएंगे, बच्चों में आगे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो आगे जो बच्चे होंगे ना वो लंबी गर्दन लेके पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें मालूम है कि लेमार्क की थ्योरी आज क्या है, फॉल्स है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉडी बिल्डर है। ठीक है, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉडी बिल्डर है, आप देख भी सकते हो, काफी अच्छी बॉडी है। तो अब इनका जो बच्चा होगा ना नॉर्मली होगा, भले ये पूरी जिंदगी कितनी भी जिम जाके एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि ये जो ट्रेट है बड़ी मसल्स का, ये उन्होंने मेहनत कर करके जिम में डेवलप किया है, ये इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। इनके जीन्स पे चेंजेस नहीं आएंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उससे इनकी जीन्स में चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। आप जिम में जाके मान लो आप एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी बहुत मसल्स बनाते हो, आप 10 साल 20 साल एक्सरसाइज करते हो, आपने अच्छी मसल्स बना ली, अच्छी फिजिक बना ली, तो जरूर नहीं है आपका बच्चा भी ऐसी फिजिक लेके पैदा होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा।
क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक अच्छा अपनी जो बॉडी बनाई है वो आपने अपनी इस लाइफ में एक्वायर किया, आप पैदा नहीं हुए थे, वो आपकी जीन हो सकता है आपके जीन्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो जीन्स में चेंजेस नहीं आए। जो आपने बॉडी बिल्डिंग करी या आपने एक्सरसाइज करी या मान लो आपने रनिंग करके अपना स्टैमिना बिल्ड किया, तो आपने ये अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, उससे आपके जीन्स लेवल जेनेटिक्स लेवल पे चेंजेस नहीं आते। और जिस भी चीज से जेनेटिक्स लेवल पे चेंजेस नहीं आएंगे उससे आपके आगे जो बेबी होगा, जो बच्चे होंगे, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां से प्रूव होता है कि इनकी जो थ्योरी है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो पूरी तरह सही नहीं थी, फॉल्स थी। इसको एक साइंटिस्ट ने और प्रूफ किया था रैट की हेल्प से। जैसे उसने ना 2 चूहे ले लिए, ठीक है, मान लो एक चूहा है एक रैट, रैट 1, एक चूहा और लिया रैट 2, ठीक है। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी जो पूंछ है वो पूंछ काट दी, यहां लेते हैं, उस साइंटिस्ट ने इन रैट्स की पूंछ काट दी, ठीक है। और ये मान लो मेल रैट था और ये फीमेल रैट था, इनको आपस में इनकी मीटिंग कराई। तो अब साइंटिस्ट ने देखा जो इनके बच्चे हो रहे हैं आगे बिना पूंछ वाली बच्चों इनके, ठीक है, इन 2 रैट्स की पूंछ काट दी, लेकिन फिर भी जो उनके बच्चे हो रहे हैं उनकी टेल थी, ठीक है। तो फिर इसने साइंटिस्ट ने क्या करा, मान लो 2 बच्चे हुए यहाँ पे, दोनों की टेल है, यहां भी मेल फीमेल है, इनकी फिर इसने पूंछ काट दी, फिर आपस में मेट करवाया, फिर देखा फिर बच्चा ऐसे ही हो रहा है टेल के साथ। ऐसे ये 21 जनरेशन तक करता रहा साइंटिस्ट, लेकिन जो 22वीं जनरेशन हुई वो भी टेल के साथ ही पैदा हुई। तो उससे ये मालूम पड़ा क्योंकि पूंछ काटने से जीन्स के लेवल पे चेंजेस नहीं आ रहे थे, वो एक्वायर्ड था लाइफ टाइम, पैदा तो वो राइट टेल लेके ही हुआ था। तो आप उसकी टेल काटते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टेल काटने से उसके जीन्स के लेवल पे चेंजेस नहीं आ रहे। तो जीन्स के लेवल पे चेंजेस नहीं आ रहे तो इसीलिए हर जो नई जनरेशन हो रही है, जो उनके बच्चे हो रहे हैं, उनकी टेल निकलती है, टेल जा नहीं रही। तो 22वीं जनरेशन तक उसने ऐसे करके देखा, 21वीं जनरेशन तक, तो 22वीं जनरेशन में भी जो चूहा पैदा हुआ उसकी टेल थी, भले ही सारे पीछे जो 21 जनरेशन थी साइंटिस्ट उनकी टेल काटता रहा। तो इससे प्रूव हुआ कि जो लेमार्क की थ्योरी है वो ठीक नहीं है, ठीक है। चेंजेस कब आते हैं बेबीज में, जब जीन्स के लेवल पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया लेमार्क की थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है बताना क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा म्यूटेशन थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन होता क्या है। लेमार्क पढ़ लिया, लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी ना, लेमार्क की थ्योरी थी अराउंड 1800 के आसपास, लेमार्क ने दी थी थ्योरी 1800 के आसपास। इसके 50-60 साल बाद आए थे डार्विन, 1850-1860 में डार्विन की थ्योरी थी, अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे डार्विन ने दी थी, इनके 50-60 साल बाद, ठीक है। लेमार्क की थ्योरी में से कुछ चीज़ें डार्विन ने ली थी, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बेकार है, उसमें डार्विन ने काफ़ी कुछ यूज़ किया। आज की डेट में भले हम लेमार्क की थ्योरी को फॉल्स मानते हैं, बट फिर भी उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो डार्विन ने अपनी जब थ्योरी बनाई ना नेचुरल सिलेक्शन की, उसमें डार्विन ने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पुराने वीडियोज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डार्विन ने मेनली बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की, या जिसको हम बोल देते हैं सिंपल फॉर्म में कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब वो ही स्पीशीज सर्वाइव करेगी जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकती है, ठीक है। जो सबसे बेस्ट तरीके से अडेप्ट करेगी एनवायरनमेंट के हिसाब से वही स्पीशीज आगे सर्वाइव करती है। तो ये चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस था, ठीक है। अभी आज की डेट में फिलहाल हम डार्विन की थ्योरी को ही सही मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन क्या होता है। देखो म्यूटेशन का मतलब है जब किसी भी डीएनए में चेंज आ जाता है तब हम बोलते हैं म्यूटेशन। सिंपल लाइन में अगर ये बोल, देखो ये आपका डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पूरा डीएनए से बना है, तो ये आपका पूरा डीएनए है, ठीक है। अब मान लो इस डीएनए में कुछ चेंज आ जाए, यहाँ पे कुछ चेंज आ जाए, ठीक है। अगर डीएनए के लेवल पे चेंज आ जाते हैं, जब डीएनए के लेवल पे चेंज आता है इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। जब डीएनए के लेवल पे चेंज आता है इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये कैसे चेंजेस होते हैं डीएनए के लेवल पे, या डीएनए अपने आप को ना कॉपी करता है, तो जब कॉपी करने में कभी कभी रैंडमली मिस्टेक हो जाती है, पहली चीज तो ये। दूसरा, मान लो एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ चीजें प्रेजेंट हो जिससे डीएनए में चेंजेस आ जाएं, उनको म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, जब अमेरिका ने अटैक किया था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो जब न्यूक्लियर बम फोड़ा था, एटम बम फोड़ा था, तो उस टाइम पे जो लोग थे वहां पे प्रेजेंट उनके डीएनए में चेंजेस आ गए, तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो कभी इस तरह से रेडिएशंस की वजह से चेंजेस आ जाते हैं, एक्सरे रेडिएशन, गामा रे रेडिएशन, इनकी वजह से डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ केमिकल एक्सपोजर की वजह से डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। जब डीएनए में चेंजेस आते हैं तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन से क्या होगा, अब म्यूटेशन होगा तो क्या होगा,
जब डीएनए के लेवल पे चेंजेस आ गए तो फिर म्यूटेशन आगे पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन की बहुत चांसेस रहते हैं कि म्यूटेशन आगे स्पीशीज में पास ऑन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था पास ऑन वही चीज़ होगी आगे, आपके बच्चे वही चीज़ इनहेरिट करेंगे जब डीएनए के लेवल पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन पास ऑन हो सकते हैं, और म्यूटेशन ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन का क्या मतलब है यार? एवोल्यूशन का मतलब है कि स्पीशीज में चेंजेस आना विद टाइम। विद टाइम वो बहुत बड़ा टाइम होता है, हजारों लाखों साल में जाके चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कब आते हैं? जब डीएनए, एक स्पीशीज की डीएनए में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है? डीएनए में चेंजेस है। तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन खाली म्यूटेशन की वजह से डीएनए एवोल्यूशन नहीं होता। एवोल्यूशन कई वजह से होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक चीज और समझ लो। एवोल्यूशन खाली म्यूटेशन की वजह से नहीं होता। म्यूटेशन एक रीजन है एवोल्यूशन होने का, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी होता है, ठीक है। और भी रीजन है, लेकिन मेन दो बड़े यही हैं, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो अभी मैंने इसलिए बात करी है, और भी रीजन होते हैं, लेकिन अभी मैं उस पर जाऊंगा नहीं। बट म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का, लेकिन खाली म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन नहीं होता। तो ये हमें समझ में आ गया। अब एक चीज और है, म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तीन तरह के होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक ऐसा म्यूटेशन आया है जो हेल्प कर रहा है स्पीशीज को, ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के साथ बेटर अडेप्ट करने में। तो अगर ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट करेगा तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा तो ज्यादा आगे बच्चे पैदा कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव म्यूटेशन। एक होता है नेगेटिव म्यूटेशन, जैसे कि हम सिंपल बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी के लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। अभी उसमें नहीं जाऊंगा सिकल सेल एनीमिया क्या है, वो बाद में डिसीज वाले इसमें कवर कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि कोई नेगेटिव म्यूटेशन का मतलब होता है कि जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो ढंग से सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो धीमे धीमे चांसेस है कि आगे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने में मतलब जो उसकी स्पीशीज है वो आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, तो नेगेटिव म्यूटेशन उसको बोलते हैं। और एक न्यूट्रल म्यूटेशन होता है, जिसका मतलब है कि जिससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे, ठीक है। फिर एक चीज और भी है, ये पॉजिटिव म्यूटेशन या नेगेटिव म्यूटेशन, इस पे भी डिपेंड करता है एनवायरनमेंट क्या है। तो कभी कभी ये भी होता है कि कुछ टाइम बाद पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि वो जो म्यूटेशन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब सिर्फ पॉजिटिव का ये है कि वो सर्वाइवल की ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में मदद कर रहा है, और नेगेटिव वो है जो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में मदद नहीं कर रहा, ठीक है। सर्वाइवल में मदद कब करेगा? जो उसको बेटर अडेप्ट करने में हेल्प करेगा एनवायरनमेंट के साथ। अब एक थे व्यक्ति, अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन पे, ठीक है। तो यहीं से निकल के आती है, ये इन्होंने दी थी, साइंटिस्ट इनका नाम है ह्यूगो डी पेरेस, ठीक है। इनका वर्क क्या था? इन्होंने ना एक्चुअली प्लांट था इवनिंग प्रिमरोज, उस पर काम किया था, ठीक है। तो उससे इन्होंने निकाला कि इनको आइडिया आया कि म्यूटेशन का क्या आइडिया होता है, ठीक है। और फिर वहां से उन्होंने प्लांट के आइडिया को लेके इन्होंने एक अपनी थ्योरी बना दी, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। इन्होंने बोला, ये कहते हैं कि जो म्यूटेशन है उसी की वजह से एवोल्यूशन होता है, और छोटे माइनर वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन नहीं होता। मतलब माइनर वेरिएशन मतलब एक तरीके से आप समझ लो, डार्विन कह रहे थे कि बहुत तक जो माइनर वेरिएशंस है उनकी वजह से होता है एवोल्यूशन, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, माइनर वेरिएशन की वजह से नहीं होता। बहुत बड़े जो एक मतलब जो मेनली एवोल्यूशन है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। समझ रहे हो आप? देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। हीगो मैं दिख देता हूं, देखो ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि म्यूटेशन की वजह से ही एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब डार्विन क्या कह रहे थे? डार्विन कह रहे थे कि स्मॉल स्मॉल वेरिएशन होते हैं, माइनर वेरिएशन, को एकदम से कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं हो जाता, चेंजेस नहीं आ जाते। डार्विन कहते थे माइनर वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहे हैं बुक में आपके कि ह्यूगो की थ्योरी में और डार्विन की थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर ये कहते थे कि जो म्यूटेशन है रैंडम है, एकदम से हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम प्रिडिक्ट कर पाए, रैंडम है, एकदम से हो रहा है। रैंडम मतलब होता है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम से होता है, ठीक है। विदाउट एनी कोई उसका कोई बहुत बड़ा कोई कॉज नहीं, एकदम से हो गया, ठीक है। और डायरेक्शनलेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो जैसे डार्विन के हिसाब से क्या है कि अभी जैसे कि गर्दन लंबी होती है, मान लो हाइट की बात करते हैं, तो डार्विन के हिसाब से क्या हो रहा है कि पहले
जो हमारे एंसेस्टर थे, जैसे जो ह्यूमंस के, जैसे एंथ्रोपोलिस था एक, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे मतलब एवोल्यूशन पढ़ोगे तो पीछे अगर हम जाते हैं बहुत पीछे जाएंगे तो ह्यूमंस का एक एंसेस्टर था एंथ्रोपोलिस। तो एंथ्रोसेफेलिस की जो हाइट थी कम थी, 4 फीट के आसपास थी। अब हमारी हाइट कंपेरेटिवली ज्यादा है, एक एवरेज हाइट दुनिया में 5.5 फीट के आसपास है, 5 और 6 फीट के बीच में लाई करती है। तो अब हमारी हाइट बढ़ती आ रही, तो एक तरीके से डार्विन के हिसाब से क्या है कि एक डायरेक्शन है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है, हाइट बढ़ भी सकती है, हाइट कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इनका ऐसा कहना था ह्यूगो का, डायरेक्शनलेस है। ठीक है, डार्विन के हिसाब से एक प्रॉपर डायरेक्शन है। और ये क्या कहते थे, डार्विन क्या कहते थे, तो इस पर कंपैरिजन है ह्यूगो और डार्विन की थ्योरी में। डार्विन कहते थे वेरिएशन स्मॉल होते हैं, ठीक है, और डायरेक्शनल होते हैं। एक डायरेक्शन होता है, जैसे मैंने अभी बोला ना हाइट का, तो एक डायरेक्शन है, हाइट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ह्यूगो के हिसाब से कोई डायरेक्शन नहीं है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, और रैंडम है। ठीक है, और डार्विन के हिसाब से जो एवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल है, हजारों साल में लाखों साल में जाके होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहते थे, ह्यूगो ये कहते थे कि इतना बड़ा चेंज आ सकता है डीएनए के लेवल पे, इतना बड़ा चेंज आ सकता है कि एकदम से नई स्पीशीज बन जाए। भाई डार्विन क्या कह रहे थे, डार्विन कहते थे नई स्पीशीज बनने के लिए ना हजारों साल का टाइम लगता है, हजारों से लाखों साल का टाइम लगता है, लैक्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये ठीक है, ये कहना था डार्विन का। लेकिन ये ह्यूगो क्या कह रहे थे, ह्यूगो कह रहे थे कि डीएनए के लेवल पे हो सकता है कि इतने ज्यादा चेंजेस आ जाएं, इतने ज्यादा चेंजेस आ जाएं कि एक नई स्पीशीज बन जाए, एकदम से नई स्पीशीज बन जाए, एकदम से बड़ा चेंज आ जाए डीएनए के लेवल पे, बिग चेंज एट डीएनए लेवल। बिग चेंज एट डीएनए लेवल का मतलब एक बहुत बड़ा म्यूटेशन। अगर बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाए, एकदम से डीएनए के लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आ जाए, तो बिल्कुल इमीडिएटली एक नई स्पीशीज बन सकती है। ठीक है, सिंगल स्टेप में, इतना वेट नहीं करना हजारों साल लाखों साल। ठीक है, तो ये ऐसा ह्यूगो का कहना था। इसको हम बोलते हैं सॉल्टेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। सॉल्टेशन मतलब है सिंगल स्टेप पे इतना बड़ा चेंज आ जाए डीएनए के लेवल पे, एकदम से नई स्पीशीज बन रही है। ठीक है, तो ऐसा था। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।